नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर की। देखिए गाइस, हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में अगर शॉर्ट में मैं बात करूंगा यहाँ पूरे चैप्टर की, नॉमेनक्लेचर आपको खुद को करना है। कहां से करेंगे? टेबल आपको एनसीईआरटी में दे रखी है, एक तो वो टेबल करिएगा सबसे पहले, और अगर आपके पास समय हो तो आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वहां पर नॉमेनक्लेचर को ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। और इजी नॉमेनक्लेचर आता है, इतना कोई हार्ड नहीं आता। स्पेसिफिकली आपको हर चैप्टर में, ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज होते हैं, उनको याद करिएगा थोड़ा, ठीक है। अब यहां सबसे पहले हम बात करते हैं हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन मैंने लिख रखा है, हेलो एल्केन का वर्गीकरण लिख रखा है कि कितने टाइप के हेलो एल्केन होते हैं। तो यहां पर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, हेलोजन एटम, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन होता है, ठीक है। मोनो का मतलब एक हेलो एल्केन है किसी कार्बन की चेन में, किसी कार्बन की चेन में दो हेलो, मतलब दो हेलोजन है, किसी कार्बन की चेन में तीन है तो ट्राई हेलो एल्केन, सिंपल। अब जो डाई हेलो एल्केन है वो दो टाइप के, एक है जर्मिनल, एक है विसिनल, यानी जर्म डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड। जर्म डाई हैलाइड को बोलते हैं एल्किलिडीन हैलाइड और इसको बोलते हैं एल्किलीन। ये डीन है, डीन, मुन्ना भाई वाला डीन। ये है एल्किलीन, लीन, लीन है, लीन मतलब बॉडी लीन होती है ना अपनी, लीन है, ठीक है। जर्म डाई हैलाइड मतलब किसी एक कार्बन पर दो सेम टाइप के हेलोजन हो तो जर्म डाई हैलाइड, दो एडजेसेंट कार्बन पर सेम टाइप के हेलोजन हो तो वो विसिनल डाई हैलाइड, ठीक है, क्लियर। फिर देखिए, ऑन द पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम्स, अगर कोई हेलोजन, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई हेलोजन कार्बन की चेन में किस कार्बन पर है उसके अकॉर्डिंग ये चार टाइप है। 0 डिग्री मतलब, 0 डिग्री का मतलब ये हुआ यहां पर केवल एक कार्बन पर हेलोजन लगा है तो वो क्या होगा? 0 डिग्री। एक से ज्यादा कार्बन आ जाए, यानी सीधी लंबी कार्बन की चेन हो, उसमें एक हेलोजन लगाओ तो वो होगा प्राइमरी। सेकेंडरी, ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आगे दो कार्बन से जुड़ा है तो वो सेकेंडरी या 2 डिग्री बोलते हैं। टर्सरी मतलब ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन आगे तीन कार्बन या तीन, मैं बोल सकता हूं एल्किल ग्रुप से जुड़ा है तो उसे बोलते हैं टर्सरी या 3 डिग्री। ये सिंपल आपको पता होना चाहिए। फिर अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड इन चेन, किसी भी चेन में डबल बॉन्ड है और वहां पर कोई हेलोजन अटैच्ड है, अगर डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई हेलोजन एटम अटैच्ड है, अब डबल बॉन्डेड कार्बन है तो वो कार्बन होगा sp2, उसका संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई हेलोजन एटम अटैच्ड है तो उसे बोलते हैं विनाइलिक। क्या बोलते हैं? विनाइलिक। और अगर कोई हेलोजन किसी कार्बन से अटैच्ड है और वो कार्बन आगे डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है तो इसे बोलते हैं एलाइलिक। क्या बोला जाता है? एलाइलिक। और ये जो कार्बन होता है ये sp3 होता है, सिंपल। ये था क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब प्रिपरेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम यहां लेंगे यूज किसका? अल्कोहल का। अल्कोहल की PCl3 से रिएक्शन कराएं तो हेलो एल्केन बनता है। PCl5 से करवाने पर रेड फास्फोरस, H2 से करवाने पर SOCl2, NaBr, H2SO4, HCl, अब होती कैसे रिएक्शन? देखो, आपको खोल के कैसे लिखना है, ROH। अगर मैं PCl3 से करवा रहा हूं तो ये ROH कितने लेने आपको गाइस? 3 मॉलिक्यूल। ROH कितने लेने? 3 मॉलिक्यूल। किससे करवा रहा हूं? PCl3 से, प्लस Cl, 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 ये P, ये PCl3 लिख दिया, ठीक है। अब देखिएगा गाइस, यहां से ये आया H3, ये P, इसके साथ आपको बनाना है तो क्या बना? H3PO3। क्या बना गाइस? H3PO3। ये Cl, इनका एक एक बॉन्ड टूटा है, इस R का भी एक एक बॉन्ड टूटा है, प्लस 3RCl, ये RCl यहां बन जाएगा, यानी हेलो एल्केन आपकी रेडी है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बना है वो याद रखना, इस केस में जो प्रोडक्ट माइनस में निकलता है वो होता है H3PO3। अब PCl5 से देखो, यहां PCl3 से याद रखना Cl3 होते हैं तो ROH भी आपको 3 ही लेने, ठीक है। तो अब यहां पर PCl5 से अगर मैं करवाऊं रिएक्शन तब आपको क्या याद रखना है गाइस? PCl5 से रिएक्शन करवाने पर आपको PCl5 को कुछ ऐसे लिखना है, ये Cl, ये Cl, Cl और ये Cl, इसको ऐसे काटना है। HCl निकला, POCl3 निकला, RCl निकला,
यानी हेलो एल्केन बन गया। यहां पर क्या निकला है वो याद रखो, POCl3। ठीक है, साइड प्रोडक्ट क्या होता है मेन, PO, वैसे HCl भी होता है लेकिन ये प्रोडक्ट याद रखना POCl3। रेड फास्फोरस के लिए आपको ये सिंपली ध्यान रखना है, रेड फास्फोरस के साथ X2 मतलब डाई हेलोजन, वो क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, तो इससे जब रिएक्शन करना सिंपली क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। ठीक है गाइस, फिर SOCl2 के साथ ये देखिए, SOCl2 को गाइस कैसे लिखोगे, ये S डबल बॉन्ड O, इट इज Cl, इट इज Cl, इसको भी ऐसे काट दो, SO2 रिलीज, HCl रिलीज और RCl बन गया, तो यहां पर सिंपली RCl। फिर ROH की NaBr H2SO4 से, ये गाइस देखना आपको क्या करना है, NaBr और H2SO4 जब आपस में रिएक्शन करेंगे, NaBr और H2SO4 आपस में रिएक्शन, एक तो चीज यहां याद रखना कि ये दोनों बंदे आपस में जब रिएक्शन कर रहे हैं, यहां हेलोजन देखो कौन है, ब्रोमीन है। अगर ब्रोमीन हेलोजन कंपाउंड है तो Br जाकर के R से जुड़ जाएगा, यानी जो एल्किल हैलाइड बनेगा वो कौन होगा, RBr। लेकिन यहां पर साइड प्रोडक्ट आपको याद रखना है क्या बनेगा, जो साइड प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन का वो मैं यहां लिख देता हूं, माइनस NaHSO4 और माइनस H2। ठीक है, ये दो साइड प्रोडक्ट होंगे इस रिएक्शन में और ये डायरेक्टली रिएक्शन कर लेगा। फिर ROH की HCl के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो आपको पता है ये H, ये OH पानी निकला, ये Cl जाकर के यहां अटैच हो जाएगा, सिंपली एल्किल हैलाइड। ये थी प्रिपरेशन यहां से। अब देखिए और प्रिपरेशन क्या क्या है, तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल ब्रोमाइड की AgF का मतलब ये मेटल का फ्लोराइड है। जरूरी है क्या AgF ही आए, कुछ भी आ सकता है, कोई भी मेटल का फ्लोराइड आ सकता है। क्या, मर्क्यूरी फ्लोराइड, कोबाल्ट का फ्लोराइड, एंटीमनी का फ्लोराइड, ये एग्जांपल याद रखना कौन कौन से मेटल के फ्लोराइड होते हैं। अब यहां पर ही आपस में अपने अपने हेलोजन क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। जैसे ये हेलोजन एक्सचेंज करेंगे यानी Br यहां चला जाएगा और जो फ्लोरीन है गाइस वो यहां आ जाएगा, तो यहां पर फ्लोरीन यहां आएगा तो क्या बनेगा, मैथिल ब्रोमाइड बनेगा, यानी एल्किल ब्रोमाइड। इस रिएक्शन को बोला जाता है स्वाड रिएक्शन। क्या बोला जाता है, स्वाड रिएक्शन। अब स्वाड रिएक्शन है तो आप कैसे याद रखोगे, सिंपली ऐसे याद रखना कि स्वाड रिएक्शन में कहीं पर भी F नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये बंदा मेटल के फ्लोराइड से रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट जो हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन है वो ये है, ये कोई एल्किल हैलाइड है। ठीक है, ये NaI से रिएक्शन करता है, किससे, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है। तो यहां पर देखो फिंकलस्टीन रिएक्शन इसका नाम है, यहां F आ रहा है, इसका मतलब ये मेटल फ्लोराइड से रिएक्शन नहीं करेगा, आयोडाइड से रिएक्शन करेगा, सोडियम आयोडाइड से। यहां पर ये हेलोजन एक्सचेंज करेगा तो यहां पर सिंपली जो प्रोडक्ट बनेगा वो RI बनेगा, यहां पर CH3F, यहां पर प्रोडक्ट जो बनता है गाइस मैं सिंपली RF लिख देता हूं, यहां पर प्रोडक्ट RF होता है और यहां पर प्रोडक्ट होता है RI। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन, यहां X की जगह केवल और केवल क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। फिर देखिए एल्कीन की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये मीडियम है। अब एल्कीन है, कोई भी एल्कीन ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, कोई भी डबल बॉन्डेड वाली कोई भी एल्कीन चलेगी, कोई भी ऐसी आ सकती है एल्कीन, और ऐसी ये कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यहां पर ये भी क्या एक टाइप की एल्कीन ही है, ये बेंजीन नहीं है, एक साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड, ये भी क्या एक टाइप की एल्कीन है। मैंने क्या किया, क्या करना है आपको, इसका बॉन्ड तोड़ना है। जैसे ही बॉन्ड तोड़ोगे यहां पर एक वैलेंसी खाली, यहां पर एक वैलेंसी खाली, ये बॉन्ड तो गया भाड़ में, टूट गया। ठीक है, अब कौन आ रहा है, Br आ रहा है, तो एक Br यहां टिकाओगे, एक Br यहां टिकाओगे, सिंपल। ठीक है गाइस, यहां पर अगर बात करें तो सिंपली यहां क्या करोगे आप, ये Br यहां टिका दिया, इसका भी बॉन्ड टूटा है तो यहां Br टिका दिया, सिंपल। ठीक है, तो देखो एडजेसेंट कार्बन पे क्या बन रहा है, हेलोजन आ रहे हैं, एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन होते हैं तो ये क्या बन जाता है, विसिनल डाई, यानी ये विसिनल हैलाइड बन रहा है एक टाइप का, या सिंपली हम क्या बोलते हैं, एल्किलीन हैलाइड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एल्कीन की HX से रिएक्शन, फिर वही एल्कीन है, ये लो एल्कीन गाइस, एल्कीन यहां पर HX। अब 11th क्लास में आपने एक रूल पढ़ा है, HX यानी हेलो एसिड, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। यहां पर आप लोग याद करोगे श्री मार्कोनिकॉफ रूल को। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, दो टाइप के रूल हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मैं समझा देता हूं।
मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव बंदा अटैक करता है किसी एल्कीन पर, तब वो वहां जाकर के जुड़ता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। अब ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कहीं भी जोड़ दीजिए, ये बॉन्ड तोड़ा, ये दो बॉन्ड खाली, यहां H यहां X, कहीं भी जोड़ दीजिए, ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास। लेकिन इसी को मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं, क्या कर देता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है गाइस, ये कर दिया। अब इस हैलोजन को कहां जाकर के जोड़ोगे, हम उस कार्बन पे जोड़ेंगे, ये पहले बॉन्ड तोड़ा, दो वैलेंसी फ्री, X क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये नाभिक स्नेही है, यानी कोई नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन वहां जाकर के जुड़ेगा उस कार्बन पे जिसपे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, हाइड्रोजन की संख्या कम हो, यानी H यहां जाएगा और X यहां जाएगा। ये है मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, अगर यहां पर ऑक्साइड लिखा हुआ है, अगर यहां परोक्साइड लिखा हुआ है गाइस, तब यूज करोगे आप एंटी मार्कोनिकॉफ। इसके अकॉर्डिंग ये न्यूक्लियोफाइल वहां जाकर के जुड़ता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, यानी ये H तो चला जाएगा यहां और X चला जाएगा यहां। ये थी आपकी मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अपनी है, ये हो गया। अब अपने पास है एल्केन लिखा हुआ है आपके पास X2H HNu के स्थान पे डेल्टा लिखा हुआ है या यूवी लाइट लिखा हुआ है, तब आपको क्या करना है, सुनिएगा। ये जब भी रिएक्शन हो, कोई भी एल्केन किसी भी टाइप की, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CH3 CH2 CH3 है ना, मैंने प्रोपेन लिख दिया और यहां पर मैंने लिख दिया X2 के साथ यूवी लाइट लिख दिया, ठीक है। एक कंपाउंड ये लिया, एक मैंने ये ले लिया गाइस, देखिएगा, है ना। तो ये मैंने मान लीजिए कुछ ऐसा ले लेता हूं, है ना, बेंजीन वाला भी ले लेता हूं एक बार, CH3 CH3 सॉरी CH2 CH3, कुछ ऐसा ले लिया। अब आप क्या करोगे, और ये सेम लिखा हुआ है, इसके भी ये चीजें क्या है सेम, X2 के साथ यूवी लाइट या HNu या डेल्टा लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है एल्केन के साथ ये जब लिखा हुआ आता है, ये देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपको क्या करना है, यहां पर ये जो कार्बन दिख रहा है इसका हाइड्रोजन खोल के लिखना है, इसका हाइड्रोजन क्या करना है, खोल के लिखना है। जैसे इसका लिख देता हूं मैं, ये H2 और ये H, ठीक है। अब X2 मतलब जैसे क्लोरीन हुआ Cl2 हो जाएगा, Br2 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा ना। तो ये अगर क्लोरीन है तो ये क्लोरीन को ऐसे लिखोगे, यहां से ये क्या बाहर हुआ HCl और ये क्लोरीन जाकर के यहां अटैच हो जाएगा, यानी CH3 CH2 CH2 Cl, एक टाइप की एल्किल हैलाइड बन जाएगी, सिंपल। अगर ऐसा कोई कंपाउंड आ गया, साइक्लिक कंपाउंड आ गया गाइस, सुनना, तब आप क्या करोगे, तब आपको क्या करना है, ये जो एल्किल हैलाइड है, मतलब जो ये चेन है कार्बन की, इसका एक हाइड्रोजन खोल के लिख दोगे। जैसे ही खोल के लिखोगे वही चीज होगी, यहां पर ये हो जाएगी आपकी बेंजीन की रिंग, ये CH2 और ये Cl आकर के यहां जुड़ जाएगा। समझ गए गाइस, कुछ भी हो यहां पर केवल यही हो, CH3 होता तब क्या बनता, CH3 होता तो इसका H आप खोल के लिखते H, X2 आता तो ये H जाता और यहां पर क्या लग जाता, ये X। समझ गए, ये है आपकी प्रिपरेशन किसकी, हेलो एल्केन की। अब हम बात करते हैं हेलो एरिन की। देखो हेलो एरिन कितने टाइप के हैं, एक है बेंजिलिक हैलाइड, एक है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का मीनिंग क्या है, बेंजीन की रिंग के ऊपर जब डायरेक्टली कोई हेलोजन जुड़ा हुआ होता है तो हम ये बोल देते हैं, हमें पता है बेंजीन पर अल्टरनेट्स में क्या होता है गाइस, डबल बॉन्ड होता है। इसका मतलब ये जो कार्बन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं किसी भी एरोमेटिक रिंग के यानी बेंजीन के sp2 कार्बन से जब कोई हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो जाए वो होता है एरिल हैलाइड। लेकिन मैंने ये बोल दिया अगर कोई हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड है और वो कार्बन एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड है तो इसे बोलेंगे बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन देखो, प्रिपरेशन सिंपल है। आपको ये दिया गया है टॉलुइन, टॉलुइन की हैलोजन डाई हैलोजन से रिएक्शन कराते हैं डार्क Fe की प्रेजेंस में, तो ये जो इसकी पैरा पोजीशन है इस पर क्या आप लगा दोगे, हैलोजन। क्यों, क्योंकि इसका ये हाइड्रोजन अगर मैं खोल के लिखूं, ये हाइड्रोजन हैलोजन के साथ मिलके हैलो एसिड का फॉर्मेशन करेगा, यानी यहां पर जो निकलेगा साइड प्रोडक्ट वो HX होगा
और ये हैलोजन जाकर के पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। इसी टाइप से एनिलीन है जिसे हम डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एनिलीन की इससे रिएक्शन कराएंगे, ये मैंने रिएक्शन आप लोगों को बहुत बार बता दी है, अल्कोहल फिनॉल ईथर में बताया, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस में भी बताया। यहां पर क्या होगा, ये NaNO2 HX से रिएक्शन करता है तो यहां पर फॉर्मेशन कर लेता है HNO2 की। ये जो HNO2 है एक्सेस ऑफ HX के साथ रिएक्शन करके एनिलीन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यहां तक जो रिएक्शन है उसे हम बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। ठीक है, अब जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड Cu2H2 से रिएक्शन करता है, इस रिएक्शन को यहां से लेकर के यहां तक की जो रिएक्शन है इसे बोलते हैं सेंड-मेयर रिएक्शन। क्या? सेंड-मेयर रिएक्शन। ये जब रिएक्शन करता है तो यहां पर हेलोबेंजीन बनता है और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ये थी प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन की। अब हम बात करते हैं एल्किल और एरिल जो हैलाइड होते हैं उनकी केमिकल रिएक्शन की। अब वन बाय वन देखते हैं ना। पहली रिएक्शन हम मैग्नीशियम के साथ करा रहे हैं, ड्राई ईथर प्रेजेंस है तो यहां पर मैग्नीशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है, हमें पता है ना। तो गाइस यहां पर देखिए ये जो R है और ये जो X है ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, यही होता है। इसको आप लोग ऐसे तोड़ोगे बीच में से तो ये Mg है, इसकी 2 वैलेंसी हुई तो एक तरफ जुड़ जाएगा R, एक तरफ जुड़ जाएगा X। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो रिएक्शन है ये है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसको GR फॉर्मेशन रिएक्शन कहते हैं, ये GR बना रही है। फिर Na के साथ कोई भी एल्किल हैलाइड जब Na के साथ रिएक्शन करेगा तो इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। अब यहां पर सुनिएगा गाइस, यहां पर होगा क्या, यहां पर फॉर्मेशन होगा NaX का, लेकिन अगर एक एक यूनिट है तो यहां केवल R अकेला खाली बच जाएगा, इसकी वैलेंसी फ्री है तो इसको जोड़ने के लिए कुछ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी 2 यूनिट लेंगे यहां पर, तो इसकी भी कितनी यूनिट लेनी पड़ेगी, 2। तो अब यहां पर क्या बना 2NaX, तो यहां पर बाहर निकला 2NaX। इस R की भी वैलेंसी फ्री, इस R की भी वैलेंसी फ्री, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, इट फॉर्म्स एल्केन। क्या फॉर्मेशन करेंगे? एल्केन। नाउ एल्किल और एरिल हैलाइड NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है तो अब सुनिएगा, ये RX है, इसके साथ कौन रिएक्शन कर लेगा, इस NaOH, तो ये बन जाएगा NaX और ये OH यहां पर जाकर जुड़ जाएगा तो यहां पर फॉर्मेशन हुआ ROH और ये NaX रिलीज हो गया। अगेन यहां पर देखिए ये एरो खाली छोड़ दीजिए इसको, है ना। अब देखिए एल्किल या एरिल हैलाइड क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में। तो यहां पर ध्यान रखना, ये एक्चुअली यहां पर जो सबस्ट्रेट लिया जा रहा है, जो रिएजेंट लिखा जा रहा है वो है एक्चुअली आपका हेलोबेंजीन है। हेलोबेंजीन क्या करता है, एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्शन करता है। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर ऑर्थो पोजीशन क्या है, ये, और एक पोजीशन होती है आपकी गाइस कौन सी, पैरा पोजीशन। ये पैरा पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके ये अटैक करेगा तो 2 प्रोडक्ट बनेगा। इनमें से ऑर्थो वाला होगा माइनर और ये वाला होगा मेजर प्रोडक्ट। ये होगा माइनर, ये वाला होगा मेजर। तो आपको हमेशा ज्यादा अमाउंट वाला बनाना रहता है, वो है पैरा वाला। पैरा क्लोरो हेलोबेंजीन जो होगा वो ज्यादा बनेगा। फिर HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो गाइस यहां पर ध्यान रखना, यहां से निकलेगा ये OH और ये NO2, HNO3 हुआ। इसको ऐसे तोड़ के लिखेंगे। अब यहां का H खोल के लिख दूं तो ये OH और ये H, पानी निकला, ये NO2 जाकर के यहां अटैक करेगा। तो पैरा वाली पोजीशन पे आपको बनाना है। कौन सी पोजीशन गाइस, पैरा। तो यहां पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक बना पैरा वाला और एक कौन सा बन जाएगा गाइस, ये नाइट्रो वाला, मतलब ऑर्थो वाला। ये पैरा नाइट्रो और ये ऑर्थो नाइट्रो। ठीक है गाइस, इसमें से मेजर कौन होगा, पैरा। फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवानी है। किससे गाइस, कंसंट्रेटेड H2SO4 से। कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराओगे, इसको तोड़ के हम कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 को OH और ये SO3H। ठीक है, OH और H क्या बनाएगा, पानी, SO3H जाकर के यहां जुड़ जाएगा, यानी सल्फोनिल ग्रुप यहां पर जाकर के गाइस अटैच हो जाएगा। दैट मींस इट फॉर्म्स ये पैरा वाला कंपाउंड
ज्यादा अमाउंट में बनेगा। फिर देखिए CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, RCOCl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये गाइस होती है कौन सी, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो यहां पर सिंपली क्या करना है आपको, ये जो क्लोरीन आपको दिख रहा है ये इस H से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, यहां पर CH3 आप लगा देना, तो ये हो गया गाइस आपका X। अब CH3 कोई कहेगा कहां लगाएं सर, ऑर्थो पे लगाएं या पैरा पे लगाएं, तो ये सुनना बात, यहां पर भी गाइस क्या बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे, माइनर एंड मेजर। कभी CH3 आप ऑर्थो पे लगाओगे, कभी आप पैरा पे, लेकिन हमें ज्यादा अमाउंट वाला याद रखना है, तो आप लोग हमेशा कहां लगाओगे, पैरा पोजीशन पे, लेकिन कब, जब यहां हैलोजन लगाओ, ठीक है। तो यहां पर पैरा अमाउंट वाला ज्यादा बनेगा, ये पैरा वाला क्या है, ज्यादा बन रहा है। माइनर कौन सा होगा प्रोडक्ट, यहां पर ऑर्थो पोजीशन वाला, ठीक है। RCOCl से ये रिएक्शन कर रहा है, तो यहां पर क्या करोगे, ये लगाया मैंने हैलोजन और यहां पर पैरा पर COR, ठीक है। इसको R से मत जोड़ देना, कार्बन से बॉन्ड टूटता है, देखो RC डबल बॉन्ड OCl, बॉन्ड कहां से टूटा, कार्बन की साइड से, तो इधर से ही जाकर वो अटैच होगा, तो COR, इसे बोलते हैं असाइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। आफ्टर इट Na और RX के साथ रिएक्शन करता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या बोला जाता है गाइस, वुड्स फिटिंग। अब वुड्स फिटिंग रिएक्शन कैसे होगी वो सुनिएगा। ये मान लीजिए मैंने ली कोई हेलोबेंजीन, इसकी रिएक्शन हम सोडियम से करा रहे हैं और RX से करवा रहे हैं, तो यहां पर NaX, ये देखो Na और ये X, यहां पर Na कितने ले लेंगे हम, 2, तो R जाकर के एल्किल ग्रुप जाकर के बेंजीन पे जुड़ जाएगा, ये जोड़ दो, ये बेंजीन और ये R, तो सिंपली क्या हो गई, एक एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, इसको बोला जाता है वुड्स फिटिंग। फिटिंग मैंने आपको वहां पर ऑर्गेनिक जो केमिकल रिएक्शन बताई थी, नेमिंग रिएक्शन, वहां पर मैंने इसकी ट्रिक बताई थी कि पहले आप वुड्स याद रखो, ठीक है, फिटिंग याद रखो, फिटिंग और वुड्स के प्रोडक्ट ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, वुड्स फिटिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, जो हेलोबेंजीन है, ये रही हेलोबेंजीन, ठीक है, इस हेलोबेंजीन की रिएक्शन आप लोग किससे करवा दो गाइस, सोडियम से। इसके कितने मॉलिक्यूल, 2, इसके भी कितने मॉलिक्यूल, 2, तो 2 मॉलिक्यूल्स आप जब लोगे तो ये बेंजीन आपस में क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। फिट अगर ये हो गई तो 2 बेंजीन आपस में फिट कर दो, फिट होते ही क्या बन गई, डाइफेनिल बन गया। क्या बन गया गाइस, डाइफेनिल, इसे बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। सिंपल है, ये थी आपकी केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किल एंड एरिन हैलाइड। अब देखिए गाइस, अब अगर मैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम अल्कोहल फिनॉल ईथर की तरह ही है, वहां मैंने आपको समझा रखा है, वही चीज है, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, चीजें वही रहेगी, कंसेप्ट वही पकड़ना है और यहां पर जवाब देना है कि कोई एल्किल हैलाइड सॉल्युबल है तो क्यों है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तब तो सॉल्युबल है, वरना नहीं है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट का भी वही रहेगा, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको स्क्रीनशॉट के फॉर्म में मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, वो चीजें आप लोग याद रखिएगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हमें याद रखना है, क्योंकि वो कंपाउंड्स के बारे में पूछ लिया जाता है। वो कंपाउंड्स कितने हैं सुनिए, एक है मेथिलीन क्लोराइड, जिसे हम डाइक्लोरोमीथेन, मेथिलीन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, वो हो गया अपना CH2Cl2, इसको बोलते हैं मेथिलीन क्लोराइड। आपको याद क्या क्या रखने हैं, इनके उपयोग यानी यूजेस और इनके इफेक्ट्स। अगर मेथिलीन क्लोराइड का लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन हम स्मेल करें तो हमारे बॉडी के साथ क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने यूजेस लिखे हैं, नॉर्मल यूजेस हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, मैं समझा देता हूं। सॉल्वेंट यानी विलायक के लिए, पेंट रिमूवर, प्रोपेलेंट इन एरोसोल, यानी प्रोपेलेंट का मतलब क्या हुआ, प्रोपेलेंट का मतलब प्रणोदक की भांति ये व्यवहार करता है, उसे बोलते हैं। ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में, मेटल की क्लीनिंग और फिनिशिंग में किसका यूज किया जाता है, मेथिलीन क्लोराइड का। उसके बाद इफेक्ट देखिए, इफेक्ट अगर लो कंसेंट्रेशन आपने इनहेल किया है, ठीक है, लो कंसेंट्रेशन, तो ये क्या करेगा, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी CNS को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ये हार्म करता है, साथ ही साथ में हियरिंग की कैपेसिटी और विजन भी ये हार्म करता है। हियरिंग मतलब सुनना, विजन मतलब देखना, उसकी कैपेसिटी को भी क्या करता है, ये हार्म करता है। हायर लेवल कंसंट्रेशन अगर सूंघ ली जाए, स्मेल कर ली जाए, ब्रीथ कर ली जाए, तब क्या होगा, डिजीनेस, डिजीनेस मतलब चक्कर आना, नौजिया मतलब जी मचलना, टिंगलिंग मतलब झुनझुनी, झनझनाहट जिसे हम बोलते हैं, साथ ही साथ नंबनेस आ जाती है फिंगर्स और टोज में, है ना। फिंगर्स और अपने जो टोज होते हैं वहां पर क्या आता है, नंबनेस, नंबनेस मतलब सुन हो जाती है वो चीजें, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट अगर हमारी स्किन के साथ हो तो हमारी स्किन पे रेड एरिया हो जाता है, साथ ही साथ स्किन पे बर्निंग सेंसेशन होने लगती है। अगर आईज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है तो हमारी जो कॉर्निया होता है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ये है मेथिलीन क्लोराइड के। अब देखो ट्राई आयोडोमीथेन, जिसे हम आयोडोफॉर्म कहते हैं। ट्राई आयोडोमीथेन क्या होता है वो सुन लीजिए, आयोडोफॉर्म CH3, ये फॉर्मूला होता है ट्राई आयोडोमीथेन, ठीक है, CH3 ये फॉर्मूला हो गया इसका। ये एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है। हम जो आयोडीन टिंचर यूज करते हैं जब हमारे कहीं लग जाती है तो घाव पर लगाने के लिए जो टिंचर यूज किया जाता है आयोडीन टिंचर, वो ट्राई आयोडोमीथेन से भी बनाया जाता है। फिर बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की। तो देखिए क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, ट्राई क्लोरोमीथेन CHCl3, इसको बोलते हैं क्या, ट्राई क्लोरोमीथेन, ये क्लोरोफॉर्म। ये क्या होता है, इसमें फैट, एल्कलॉइड्स और आयोडीन आसानी से घुल जाते हैं, इसलिए उनके लिए सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है, यानी ये एक विलायक की भांति कार्य करता है। क्यों, क्योंकि क्लोरोफॉर्म के अंदर फैट यानी वसा, एल्कलॉइड्स और आयोडीन आसानी से घुल सकते हैं। फिर लिखा है इन प्रोडक्शन ऑफ R22 रेफ्रिजरेंट। अभी एक अगला टॉपिक आएगा फ्रेयॉन, वहां पर मैं बताऊंगा ये R22 है क्या, है ना। तो R22 एक रेफ्रिजरेंट है जो हम एसी में, फ्रिज में यूज करते हैं, जिससे हमें वहां पर ठंडक प्राप्त होती है, तो रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होता है। अब अगर क्लोरोफॉर्म को 900 ppm मात्रा, उसकी कंसंट्रेशन को हम ब्रीथ कर लें, सूंघ ले या एयर में वो घुल जाए, तब क्या होता है, डिजीनेस, वही चक्कर आना, फटीग होता है और हेडेक होने लगता है 900 ppm तक। 900 ppm से ऊपर एक्सेस अमाउंट में जब सूंघ लिया जाता है तब क्या होता है, ये हमारे लंग्स और किडनी को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। लंग्स को अगर डैमेज करता है दैट मींस वहां पर हम बोल सकते हैं क्रॉनिक लीवर डिजीज हो सकती है हमें, ठीक है। अब क्लोरोफॉर्म को अगर सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर दिया जाए, है ना, क्लोरोफॉर्म को सनलाइट में रख दिया जाए तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एक जहरीली गैस का निर्माण होता है, एक पॉइजनस गैस बनती है जिसे हम बोलते हैं फॉस्जीन गैस, जिसका फॉर्मूला होता है COCl2, ठीक है। ये एक रिएक्शन याद रखनी है कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होगा सनलाइट की प्रेजेंस में, तो COCl2 एक पॉइजनस गैस होती है जिसे हम बोलते हैं फॉस्जीन गैस का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, ठीक है। अब इसके नॉर्मल यूजेस देखिए, आप कभी बर्फीले पहाड़ों पर गए हो और आपको चाय बनानी है तो आपको गैस सिलेंडर चाहिए होगा, तब आप एक एरोसोल केन लेकर जाते हैं जिसके अंदर एक फ्यूल भरा रहता है। वो जो फ्यूल होता है वो क्या होता है, CCl4, यानी वो जो रेफ्रिजरेंट की तरह भी काम करेगा और प्रोपेलेंट, प्रणोदक की तरह भी कार्य करेगा, यानी एक फ्यूल की तरह काम करेगा, जिसको आप गैस बर्नर पे लगाओगे और वो जलेगा, ठीक है। वो होता है एरोसोल केन्स, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी किसका यूज होता है, CCl4 का, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, और एज अ सॉल्वेंट भी यानी विलायक की भांति भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। फिर देखिए फायर एक्सटिंग्विशर और डीग्रीजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आयरन की रॉड है, इस पर ऑयल लगा हुआ है, या कोई मशीन है या कोई टूल है जिसपे बहुत ज्यादा ऑयल लगा हुआ है, तो उसको डीग्रीज करने के लिए, उसको साफ करने के लिए किसका यूज किया जाता है, CCl4 का यूज किया जाता है। पहले जमाने में या बहुत टाइम पहले इसको फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी यूज किया जाता था कार्बन टेट्रा क्लोराइड को। अब इफेक्ट्स देखिए, CCl4 की वजह से लीवर कैंसर भी होता था। आजकल इसको इतना यूज नहीं किया जाता, लेकिन पहले लीवर कैंसर भी होता था। इसके स्मॉल अमाउंट ब्रीथ की वजह से डिजीनेस होती है, हेडेक होता है, नॉजिया, वॉमिटिंग,
ठीक है। अब ये CCl4 को जब यूज किया जाता था, इसको क्यों बंद किया गया गाइस? क्योंकि ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता था, ओजोन लेयर को नष्ट करता था, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली कहां आएगी? अर्थ पर आएगी। अब डायरेक्टली अर्थ पर आएगी तो ह्यूमंस की स्किन पे टच होगा, स्किन पे टच होगा तो हमारे कुछ डिजीज होगी, जैसे स्किन कैंसर होता है और आई डिजीज क्रिएट होती है। ये थे CCl4 के इफेक्ट्स और यूजेस। नेक्स्ट है फ्रेयॉन की बात करते हैं। फ्रेयॉन को समझिएगा। फ्रेयॉन होता क्या है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब मीथेन या इथेन से रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेयॉन। ठीक है। इसका यूज क्या है? इसको फ्रिज या एसी में एज अ रेफ्रिजरेंट की तरह यूज किया जाता है। सिंपल है। अब फ्रेयॉन का नॉमेनक्लेचर कभी आ जाए तो ध्यान रखना, फ्रेयॉन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्रेयॉन ABC या RABC की फॉर्म में। R का मतलब फ्रेयॉन ही है और फ्रेयॉन या रेफ्रिजरेंट बोल दिया जाता है ना, फ्रेयॉन ABC या RABC। अब सुनिएगा, यहाँ ABC क्या है? ये कोई नंबर है, वो जो क्या डिनोट करता है? A डिनोट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम -1, B डिनोट करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1, C डिनोट करता है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स। यानी इसको एक मैं सारणी बनाई, एक टेबल बनाई, इससे समझ लीजिए। एक कंपाउंड है CFCl3, ठीक है। अब इसमें A का मीनिंग क्या है वो समझिए। A का मतलब है C-1, ये C-1। यहां कार्बन एटम कितने हैं गाइस? 1 है। 1 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा? 1 - 1 = 0। B का मीनिंग क्या है? H+1। हाइड्रोजन एटम है क्या? यहाँ नहीं है, तो 0 + 1 करोगे आपके पास आएगा 1। C का मतलब क्या? फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन एटम कितने हैं गाइस? 1, तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने? 1। ठीक है। तो इस रेफ्रिजरेंट का नाम क्या हुआ? R011। R011 जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CFCl3। अब आप बोलोगे सर क्लोरीन कहां गए? तो एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? वैलेंसी कितनी होती है? 4। यहां पर फ्लोरीन प्रेजेंट है ना? कभी ये दे दे, ये दे दे, नाम दे दे और कंपाउंड पूछ ले, तब कैसे निकालोगे? इसका उल्टा कर दीजिए। A का वैल्यू कितना है? 0, B का वैल्यू कितना है? 1, C का वैल्यू कितना है? 1। A का मतलब क्या होता है? C-1, B का मतलब H+1, C का मतलब नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। ठीक है। अब आपको कंपाउंड बनाना है, ठीक है, तो यहां पर C-1 ये 0 के इक्वल है, तो C का वैल्यू कितना है? ये -1 इधर जाएगा, तो C का वैल्यू आया 1, यानी कार्बन कितना होगा? 1। ये कार्बन, इसकी 4 संयोजकता होती है, लगा दीजिए। B का वैल्यू 1 है, B बराबर है H+1 के। हाइड्रोजन एटम कितने इसमें अगर आपको देखने तो 1 इधर जाएगा, 1 - 1 कितना आया? हाइड्रोजन कितना है? 0, यानी इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है। फिर इसके बाद फ्लोरीन एटम कितना है? 1, CF। बाकी जितनी संयोजकताएं यानी वैलेंसी खाली बचती है वहां आपको हमेशा क्लोरीन एटम लगाना होता है। क्या लगाना होता है? क्लोरीन। तो क्या नाम हुआ? R011 का फॉर्मूला क्या हुआ? CFCl3। CFCl3। ठीक है गाइस, समझिए। अब यहां देखिए, अब आपको ये लगाना है, तो यहां C-1, H+1 और ये फ्लोरीन एटम। ठीक है। C-1 यहां पर देखिए, C कितना है? 1। C कितना है गाइस? 1। 1 - 1 करोगे 0, तो यहां R का पहला जो नंबर आया 0। फिर देखिए B का मतलब होता है H+1, क्या इधर H है? नहीं है, तो 0 + 1 क्या आया? वैल्यू 1। फिर C का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, कितना है? 2। R012 किसका हुआ? CF2Cl2 का। इसी का उल्टा करोगे तो फॉर्मूला भी बन सकता है। फिर देखिए C2F2Cl4, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं गाइस? यहां पर 2 है, 2 - 1 करोगे, 2 - 1 करोगे, आंसर निकल के आएगा 1। ओके। आफ्टर इट B, हाइड्रोजन कितने हैं? 0, 0 + 1 करोगे तो आंसर आएगा आपका 1। C का वैल्यू, C मतलब नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन एटम कितने हैं? 2, तो इसका फॉर्मूला हुआ R112, 112। ठीक है। अब यहां देखिए, ये मैंने एक अलग कंपाउंड ले लिया जिसमें हाइड्रोजन भी है, तो अब देखिए यहां पर क्या होगा? C-1, कार्बन 2 है, 2 - 1 कितना हुआ? 1, तो R1 पहला नंबर आया 1, A का वैल्यू आया 1। B का वैल्यू निकाला, B का मतलब होता है H+1। हाइड्रोजन कितने हैं गाइस? यहां 2 + 1, आंसर आया 3, तो ये 3। ठीक है। नेक्स्ट फ्लोरीन एटम कितने हैं गाइस? 2,
तो यहां पर लिख दिया। तो R132 का फॉर्मूला क्या है ये, और इस फॉर्मूले का फ्रेयन में नाम R132। ठीक है, ये प्रैक्टिस आप और कुछ भी फॉर्मूला बनाइए और टिका दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट आपका डीडीटी। डीडीटी देखिए क्या होता है। डीडीटी आप लोगों ने घरों में यूज किया होगा, एक टाइप का इंसेक्ट और आंट रिपेलर होता है। यूएस में बहुत साल पहले एक डिस्कवरी की गई थी। उस डिस्कवरी में जो डिस्कवरी थी वो थी डीडीटी की। डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। एग्जाम में क्या आता है, इसकी स्ट्रक्चर पूछ लेता है, तो इसका पूरा नाम याद रखो, क्या है, डाइक्लोरो, फिर डाइफेनिल। फेनिल क्या होता है गाइस, सुनिए, फेनिल होता है अपना ये मैंने बना दिया फेनिल। ठीक है, ये फेनिल है। फेनिल, एक और फेनिल बना देते हैं अपने, ये फेनिल या यहां बना देता हूं मैं, ये लो। ठीक है गाइस, ये फेनिल बना दिया, ये फेनिल हो गया। ठीक है, डाइक्लोरो बोला है ना उसने, ये डाइक्लोरोफेनिल, डाइक्लोरो हो गए, डाइफेनिल, डाइफेनिल हो गया। फिर ट्राइक्लोरोइथेन, क्या है, ट्राइक्लोरोइथेन। अब यहां फेनिल की वैलेंसी खाली है, ये वैलेंसी खाली है। ठीक है, ट्राइक्लोरोइथेन, 3 क्लोरो लगाने इथेन पर, यहां इथेन बनाओ, 1 2, ये इथेन हो गया। हाइड्रो, इसकी वैलेंसी बाद में कंप्लीट करिएगा। अब यहां पर लगा दो 3 क्लोरो, 1 2 3, ये 3 क्लोरो। वैलेंसी कंप्लीट करो, इस कार्बन की कंप्लीट है, इस कार्बन की कंप्लीट करो, 1 2 3, यहां पर केवल 1 हाइड्रोजन आएगा। तो ये था गाइस लास्ट अपना डीडीटी। अब सुनिए गाइस, यहां पर मैं क्लोज करता हूं ये चैप्टर। इस चैप्टर में SN1 SN2 रिएक्शन के भी कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऑप्टिकल एक्टिविटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये टॉपिक मैंने इस लेक्चर में कवर अप नहीं किए हैं, SN1 SN2 रिएक्शन और अपना ऑप्टिकल एक्टिविटी, उसे आप लोग अपने से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।